हेलो दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का अध्याय यानी चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है मौर्य साम्राज्य या फिर द मौर्य एम्पायर आप कह सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट अगर चैप्टर इसको कहा जाए तो भी गलत नहीं रहेगा। इस इतिहास की सीरीज में हम एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कंप्लीट हिस्ट्री को देख रहे हैं और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनसे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए। अगर कोरियर से चाहिए, तो कोरियर से मँगवा सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया में सभी एग्ज़ाम के नोट्स कंप्लीट सेट कोरियर से भी भेजते हैं, जिसको आप 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मँगवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेक्चर की जानकारी आप तक आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के शुरुआत की। मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। अगर मौर्य एम्पायर को आपको पढ़ना है तो उसका सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही है। इसके अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मैगस्थनीज की इंडिका से भी मिलती हैं, क्योंकि उसका भी ये सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। मैगस्थनीज जो था वो यूनानी शासक सेलुकस निकोटर का राजदूत था। इसके अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बँटा हुआ था। भारत में दास प्रथा यहाँ बिल्कुल नहीं थी। ये देख लेना, मैगस्थनीज की इंडिका में मौर्य एम्पायर के समय दास प्रथा नहीं थी। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन याद रखना भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के ये दोनों नाम बड़े फेमस रहे हैं। एक नाम सैंड्रोकोटस और दूसरा नाम है एंड्रोकोटस। ये यूनानी ग्रंथों के अंदर मिलता है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, तो ये शुरुआत मानी जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो 322 ईस्वी से 322 बीसी से 298 बीसी का इनका कार्यकाल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश के शासक धनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना और नंद वंश की समाप्ति कर दी थी। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति का वर्णन विशाखादत्त द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस में भी मिलता है। 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकोटर को पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सेलुकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, हेरात, आर्कोसिया, कंधार, जैंड्रोसिया, बलूचिस्तान का क्षेत्र मिल गया। इस संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपियानस में ही मिलता है, कहीं और नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना निकोटर के विवाह का वर्णन सोर्स क्या है? एपिनियास में आपको मिलेगा। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 इकाई, ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, ये इस तरीके का पूरे का पूरा डाटा आपको फैक्ट मिलेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन वाइज कई बार आ जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी चंद्रगुप्त ने अपने 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित कर लिया था। चंद्रगुप्त के सहुगोरा तथा महास्थान अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में काया क्लेश यानी संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे, ये भी याद रखना है। बिंदुसार 298 से 273 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठ गया। यूनानी लेखकों ने इसको एमित्रोचेटस या एमित्र घात कहा है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये क्वेश्चन पूछते हुए, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक का। इसके दरबार में डायमेकस आया था, जो सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। उसको उसने क्योंकि उसने बिंदुसार ने सीरिया के जो राजा था एंटियोकस, वो उसका अच्छा मित्र था और बिंदुसार ने उससे
कुछ चीज़ें मँगवाई थी, एक मीठी मदिरा मँगवाई थी, एक फिलोसफर उन्होंने मँगवाया था, तो कुछ चीज़ें उन्होंने उनसे मँगवाई थी, जो काफ़ी फ़ेमस रही हैं। अफ़ीम भी मँगवाई थी। एथिनियस के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में उन्होंने भी भेजा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए पहली बार सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखी अंजीर ये भी मँगवाई थी भई। सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक भेजने की माँग की थी। ये 1, 2, 3 कई जगह आपको अफ़ीम के भी सूप मिलेंगे। अशोक के समय की बात करें 273 से 232 बीसी। अशोक ने 273 बीसी में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ। राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का गवर्नर था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि राज्याभिषेक से पहले अशोक क्या था? उज्जैन का गवर्नर था वो। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। ये भी याद रखना है, अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में और पुराणों में उसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, यानी कलिंग पर आक्रमण किया, जहां से उसका फिर राज्य परिवर्तन हुआ। 1750 बीसी में टिफेंथेलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की थी। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। इसके अनुसार उसने वहां धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर उसके द्वारा बसाया गया था। अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये याद रखना भाई, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था। अशोककालीन अभिलेखों की अगर बात करें, कौन से अभिलेख उसके समय में रहे? अशोक प्रथम भारतीय सम्राट था जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपने प्रजा को संबोधित किया था। आप देखोगे जैसे आजकल आप हाईवे के ऊपर जाओगे, मेन रोड पे जाओगे, बाज़ारों में जाओगे, तो जगह-जगह नेताओं के होर्डिंग लगे होते हैं बड़े-बड़े। हम ये करेंगे, हम चुनाव के वादे करेंगे, हम जनता के लिए ये करेंगे, हमने ये किया। इस समय आज के समय लेकिन उस समय भी अभिलेखों का बहुत ज़्यादा प्रचलित था। पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, शिलाओं के ऊपर राजा जो है वो अपने अच्छे काम, अच्छे-अच्छे उपदेश, भविष्य की क्या योजनाएँ हैं, जनता के लिए वो क्या कर रहे हैं, इनको वो लिखा करते थे ताकि जनता, क्योंकि जनता तक पहुँचने का कोई माध्यम नहीं था। टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, अखबार, समाचार ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए राजा अपनी बात जनता तक कैसे पहुँचाए, राजा अपने संदेश जनता तक कैसे पहुँचाए, अच्छी-अच्छी बातों का जनता को कैसे पता चले, इसके लिए वो अभिलेख ही लिखवाते थे और जनता जब वहाँ से गुज़रती थी, देखती थी तो उनको पढ़ती थी। उन्हीं की भाषा में होते थे वो। मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम तथा नैतूर लघु शिलालेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख है, जबकि अन्य शिलालेखों में अशोक का नाम देवनागरी मिलता है। अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें तो एक आता है शिलालेख, जिसमें वृद्ध शिलालेख और लघु शिलालेख दोनों हैं। एक आता है स्तंभ लेख, जिसमें दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ आता है, और एक आता है गुहा लेख। यानी शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख तीनों प्रकार के लेख उनके मिलेंगे। शिलालेख की अगर बात करें तो ये रॉक एडिक्ट्स होते थे। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों के समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता था। वृहद शिलालेख में क्या है? बड़े, मेजर। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। इन स्थानों के नाम कौन से देखिए। शाहबाजगढ़ी पेशावर जिले में है, मानसेहरा हजारा जिले में है, कालसी उत्तराखंड के देहरादून में है, गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ की पहाड़ियों के नजदीक गिरनार की पहाड़ी में, धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित गांव है, जोगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में है, एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है, सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाने जिले में मौजूद है।
तो ये 8 तो आपको ये दिखेंगे। जोगढ़ तथा धौली के शिलालेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं, ये भी कहा जाता है, जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बड़ा भारी रूप से उल्लेख किया गया है। फिर बात आती है लघु शिलालेखों की, जिनको माइनर रॉक एडिक्ट्स कहते हैं। लघु शिलालेख 14वें शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण उन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये कहाँ-कहाँ पर मिले हैं? रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सासाराम बिहार के अंदर, भाबरू बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में, मास्की हैदराबाद के रायचूर जिले में, ब्रह्मागिरी मैसूर के चित्रदुर्ग जिले में, सिद्धपुर ब्रह्मागिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है, जटिंग रामेश्वर ब्रह्मागिरी से 3 मील उत्तर पश्चिम में, एलगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में और गोबी मठ मैसूर के कोपवल नामक स्थान के नजदीक। तो ये आपको दिखेंगे। उसके अलावा पाल की गुंडू गोबी मठ से 4 मील दूर, राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, अहरोरा यूपी के मिर्जापुर जिले में मौजूद है। अशोक का बौद्ध होने का सबसे पहले सबल प्रमाण उसका भाब्रू वैराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख से है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता हुआ नजर आता है। अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु देखिए, इधर शिलालेख पहला है, इधर उनकी विषय वस्तु है। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। संपूर्ण प्रजा मेरी संतान की तरह है। ये राजा के 2 असली जो काम हैं यहाँ पर दिखेंगे। सेकंड नंबर पे द्वितीय में है चोल, पांड्य, सतीपुत एवं चेर केरलपुत की चर्चा, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों की वेलफेयर वर्क्स जो होते हैं उनकी बात हुई है। तीसरे नंबर पर है राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक के हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश है। चौथा है धर्मांतरण से भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी गई है। 6ठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, ये उसमें दर्शाया गया है। 7वें में सभी पंथों के मध्य आत्म नियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। 8वें में है सम्राट की धम्म यात्रा का वर्णन, बोध गया के भ्रमण का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा है, सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। 11वां अभिलेख है धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 12वां अभिलेख सर्वधर्म संभाव एवं क्षत्रिय महामात्र की चर्चा है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, अपराध करने वाले आठविक जातियों का उल्लेख किया गया है। और 14वां अभिलेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हुए लिखा है। उसके बाद बात आती है स्तंभ लेखों की, जो पिलर एडिक्ट हैं। अशोक के कुछ लेख पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, जिसके कारण ये स्तंभ लेख के नाम से जाने जाते हैं। दीर्घ स्तंभ लेख में मेजर पिलर एडिक्ट जो वो कौन से हैं? इसके अंतर्गत 7 राजाज्ञाएँ प्रज्ञापन हैं, जो स्तंभों पर लिखी गई हैं। राजा की 7 आज्ञाएँ मतलब इसमें हैं। इनमें से 7वां लेख राजाज्ञा सर्वाधिक लंबा है। ये स्तंभ लेख विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। एक है मिला है प्रयागराज स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। दूसरा दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा हरियाणा के अंबाला से दिल्ली लाया गया था। एक है आपका लोरिया अरराज, बिहार के चंपारण जिले में मौजूद है। फिर है लोरिया नंदगढ़, बिहार के चंपारण में स्थित है ये भी। रामपुरा, बिहार के चंपारण जिले में। दिल्ली मेरठ, इस स्तंभ लेख को भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली से मेरठ लाया गया था टोपरा वाले के समय। फिर आता है लघु स्तंभ लेख। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर लिखी गई उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा गया। ये निम्नलिखित स्थानों से मिले हैं। एक है सांची, रायसेन मध्य प्रदेश से। दूसरा सारनाथ, वाराणसी यूपी से। तीसरा कौशाम्बी, इलाहाबाद के नजदीक। चौथा रोमिंदेई, नेपाल की तराई में। पांचवा निगलीवा, निगाली सागर, नेपाल से। सांची व सारनाथ लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महामात्रों को
संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुबाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है उसकी वजह से। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम हो गए। उसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अशोक ने कौन सी जगह को कर मुक्त घोषित किया था? लुम्बिनी ग्राम को। तथा भू राजस्व की राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 भाग करके करने के रूप में लेने की घोषणा यहाँ पर हुई थी। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रोमिनदई अभिलेख का विषय आर्थिक था। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अशोक के कौन से अभिलेख का वर्णन का विषय जो है, जो सब्जेक्ट है वो आर्थिक रहा है। रोमिनदई में आर्थिक बात है, बाकी सब में प्रशासनिक वर्णन किया गया है। फिर बात आती है गुहा लेखों की। केव इंस्क्रिप्शन जो हैं गुफाओं में लिखे गए। बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी के 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इनमें आजीवन संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफाएं दान में दिए जाने का भी उल्लेख मिलते हैं। यह सभी अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख, एक शाहबाजगढ़ी का और दूसरा मानसेहरा का, इनकी लिपि खरोष्टी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक के कौन से 2 अभिलेखों की लिपि खरोष्टी है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की खरोष्टी है, बाकी सबकी प्राकृत और ब्राह्मी लिपि है। तक्षशिला तथा लग्मान से आरामाइक लिपि में तथा कांधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखे गए लेख मिलते हैं। द्विभाषी अभिलेख यहाँ आपको दोनों जगह मिलेंगे। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसके नाम कर्ण चौपार, सुदामा तथा विष्णु झोपड़ी हैं। अशोक के उत्तराधिकारी में दशरथ ने भी देवाना प्रिय की उपाधि धारण की थी तथा नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए लुमारसी, गोपी और वडथिका गुफा का निर्माण करवाया था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया तथा 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। मौर्य प्रशासन की अगर बात करें तो किस तरीके का प्रशासन रहा है? मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी। सबसे शीर्ष पर मंत्री और नीचे अन्य कर्मचारी होते थे। मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ यानी महामात्य कहलाते थे। ऐसे अधिकार कितने तीर्थ होते थे? 18 इनकी महामात्य या तीर्थों की संख्या होती थी। अब देखिए कुछ प्रमुख तीर्थ। समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी वित्त मंत्री। सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। व्यावहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। तीर्थ के पश्चात अधिकारी क्रम में अध्यक्षों का स्थान था तथा इनकी संख्या 27। अध्यक्षों की संख्या मौर्य साम्राज्य में कितनी थी? आपको 27 मिलेगी। अब देखिए नंबर 1 सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष। पण्याध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष, चरागाहों का अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष इनको माना गया। राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांतों का शासन प्रांतीय प्रशासक के अधीन होता था। अशोक के अभिलेखों में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र भी कहा गया है। प्रांतीय और स्थानीय शासक, प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत की तोसरी राजधानी थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और प्राची पूर्व प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। न्याय व्यवस्था कैसी थी इनके समय में? मौर्य न्याय व्यवस्था कठोर थी तथा न्यायालय की सर्वोच्च शक्ति सम्राट में बसती थी। न्यायालय का उद्देश्य सुधार करना था, न होकर सुधार करने की बजाय आदर्शवाद आइडियलिज्म पे बेस्ड था।
आइडियलिज्म पे बेस्ड था, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। कहीं पर सुधारवादी मिलेगा, कहीं पर आदर्शवादी मिलेगा, लेकिन मौर्य न्याय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी कि न्याय का उद्देश्य यहाँ सुधारवादी न होकर आदर्शवाद पर जोर दिया गया। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्याय का वर्णन आपको मिलेगा। न्यायालय की अगर बात करें, नंबर 1 पर धर्मस्थलीय न्यायालय और नंबर 2 पर आपको कंटक शोधन न्यायालय मिलेंगे। धर्मस्थलीय न्यायालय में क्या है? यह न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे। इन्हें दीवानी न्यायालय कहा जाता था। दूसरा है कंटक शोधन। राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। ये फौजदारी अदालतें हुआ करती थी। गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा हर जगह। यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया, जिसे महामात्य सर्प कहा जाता था। एक स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था तथा भ्रमणशील गुप्तचर को संचार कहा जाता। ये याद रखना भाई, एक स्थान पर जो गुप्तचर काम करते थे उन्हें संस्था कहते थे, और जो भ्रमणशील गुप्तचर होते थे उन्हें संचार कहा जाता था। पुरुष गुप्तचरों को संति, तिष्णा तथा सर्द कहा जाता था। स्त्री गुप्तचरों को व्रसली, भिक्षुकी तथा परिवारजक कहा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक समूह करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें, तो चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य में सुदर्शन झील का निर्माण उन्होंने करवाया था, जिसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से हम सबको मिलती है। अशोक के समय सौराष्ट्र के राज्यपाल तुषास्प ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया तथा पानी की निकासी के लिए नहर का निर्माण भी करवाया था। राजकीय भूमि पर प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाया जाता था। किसान अपनी उपज का 1/6 तथा 1/4 भाग तक भूमि कर राज्यों को दिया करते थे। अद्वितीय मात्रक अर्थात वह भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी, उसे अच्छा माना जाता था। अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पर्ण, सुवर्ण, कारसावण, मासक, कारकान, अर्ध कारकान का उल्लेख आपको मिलता है। लक्षणाध्यक्ष में मुद्रा जारी करता था। लक्षणाध्यक्ष ही मुद्रा को जारी करता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनवाते थे, तो उसे राज्य को ब्याज रूपी का और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। तो ये कुछ आप लोगों को जो पूरे का पूरा मौर्य वंश था, मौर्य एम्पायर आपने देखा यहाँ पर। अगर आप लोग ये पूरी की पूरी हैंड रिटन बुक की पीडीएफ चाहिए, तो नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और अगर कोरियर से स्टडी मटेरियल चाहिए, तो 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया के अंदर सारे का सारा मटेरियल आपको कोरियर से भेजते हैं। पूरे भारत में जहाँ भी आपको चाहिए, वो आपको कोरियर से मिल जाएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।